नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबरों ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दें कि आज की जो अहम खबर है हिंदुस्तान भर में उसके चर्चे हैं और वो है डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक। डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर, हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के फ्रेंड, और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उन्हें फ्रेंड 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 कहा करते हैं, लेकिन उस फ्रेंड ने हिंदुस्तान को ऐसा लगता है कि अब अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में हम आपको बता दें कि 2019 के अमरीकी सदारती इंतखाबात में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ऐसा लग रहा था कि ट्रंप के पार्टी के कारकुन की तरह अब की बार ट्रंप सरकार के नारे लगाए थे और वो नारे नाकाम हो गए थे और ट्रंप को नाकामी का सामना करना पड़ा था। बहरहाल नाज़रीन, ट्रंप से दोस्ती का दम भरने वाले नरेंद्र मोदी के लिए एक और झटका है और ख़ास तौर पर मैं समझता हूँ कि जो हिंदुस्तानी हैं वो इस बात को महसूस करेंगे कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप को किसी भी तरह कन्विंस करवाने में नाकाम रहे हैं। तो बहरहाल अब ट्रंप ने एक बार फिर कहा है, बल्कि वार्निंग दी है एप्पल के सरबराह टिम कुक को कि अगर तुम हिंदुस्तान में अपने प्लान्स कायम करना चाहते हो, हिंदुस्तान में आईफोन्स जो हैं वो असेंबल करवाना चाहते हैं, तो फिर आप करवा सकते हैं, लेकिन आप के जो भी प्रोडक्ट होंगे उस पर 25 से 30% टैरिफ्स अमेरिका में आयद किया जाएगा। आप अमेरिका में ही अपने प्रोडक्ट्स उसके बगैर फ़रोख्त नहीं कर सकते। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह ट्रंप हिंदुस्तान के दुश्मन बने हुए हैं। एक तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का उन्होंने एक सा मुकाम पर दोनों को ला खड़ा कर दिया है, और हालांकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो बहरहाल ट्रंप पहले पाकिस्तान को एक दहशत गर्दों की हौसला अफजाई करने वाला मुल्क करार देते थे। अब हाल ये हो गया है कि ट्रंप की नज़र में पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और पाकिस्तानी जो है एक अजीम कौम है। तो बहरहाल पता नहीं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किस तरह ट्रंप से दोस्ती की और दोस्ती ट्रंप नहीं निभा पा रहे हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो कशीदगी बढ़ गई थी, तनाव बढ़ गया था, और हिंदुस्तान ने जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक्स किए थे उसके बाद ट्रंप ने जंगबंदी करवाने का ऐलान कर दिया। तो आप अंदाज़ा करते हैं कि ट्रंप का ना हिंदुस्तान से ताल्लुक़ ना पाकिस्तान से ताल्लुक़, लेकिन ट्रंप है कि अचानक एक्स पर एक बयान पोस्ट करते हैं और ऐलान करते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी हो गई है, और सालिसी उन्होंने की है। एक नहीं दो नहीं बल्कि तकरीबन 10 या 11 मरतबा उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, ख़ुद अमेरिका में और अपने बयानात के ज़रिए सोशल मीडिया पर भी ये कहा कि मैंने सालिसी करवाई है, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी उसकी एक मरतबा भी तरदीद नहीं की है, इंतहाई खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। और वैसे भी वज़ीर आज़म के मतलब की अगर कोई चीज़ होती है तो वो बात करते हैं, ख़ास तौर पर इंतखाबी मुहिम के दौरान मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, इंतखाबी मुहिम के दौरान इस तरह की बातें करते हैं जैसे कोई वो फिल्म डायलॉग अदा कर रहे हों। अब हाल ही में आपने देखा कि किस तरह राजस्थान के बीकानेर में उन्होंने कहा कि मेरे खून में सिंदूर दौड़ा है। उसके बाद वो मौजूद मजाक बन गए और हर कोई उनका मजाक उड़ा रहा है। वज़ीर आज़म को भी चाहिए कि अगर कोई स्क्रिप्ट इस तरह उन्हें देता है तो वो स्क्रिप्ट ना पढ़ें, बल्कि उनका भी अपना ज़मीर होगा, उनके भी अपने ख्यालात होंगे, उनके अपना ओपिनियन होगा, उसको जाहिर करना चाहिए। जो भी अगर स्क्रिप्ट दे रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो लोग कह रहे हैं कि जो भी उन्हें स्क्रिप्ट देता है वो पढ़ देते हैं, ये गलत बात है। और अक्सर लोग ये कह रहे हैं कि इस तकरीर के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा कमी आई है, और वो जिस तरह कह रहे हैं कि मेरे रगों में, मेरे खून में सिंदूर बह रहा है, तो लोगों ने कहा है कि आपका सिंदूर से कोई ताल्लुक़ भी नहीं है, फिर आप कह रहे हैं कि सिंदूर बह रहा है। तो बहरहाल अब आपको बता दें कि ट्रंप ने टिम कुक से कह दिया है कि आप हिंदुस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स है तो वो कायम करना चाहे तो कर लें, लेकिन एक बात है कि अगर आपके जो प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान में असम्बल किए जा रहे हैं वो प्रोडक्ट्स अगर अमेरिका में फ़रोख्त किए जाएंगे तो उस पर 25 से 30% टैरिफ्स आयद किया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि एप्पल का जो आईपैड है, मैक है, और एप्पल देखेंगे आप दूसरे जो प्रोडक्ट्स है एप्पल के, वॉच है, वो हिंदुस्तान में असेंबल किए जाते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल 2024 में सिर्फ एप्पल फ़ोन जो हिंदुस्तान में असेंबल किए गए उसकी कीमत तकरीबन 22 अरब डॉलर्स थी। तो ये कोई मामूली बात नहीं है। और आपको बता दूं कि अभी भी हैदराबाद में एक एप्पल का प्रीमियम स्टोर खुल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एप्पल हिंदुस्तान के मुख्तलिफ मुकामात पर अपने प्लांट्स कायम कर रहा है और ट्रंप परेशान है। क्यों परेशान है?
बिल्कुल सर, जिस तरह से हिंदुस्तान में आप देखिए कि उन्होंने पहले भी कई जब से वो देश के राष्ट्रपति बने हैं कई अहम फैसले ले चुके हैं, और वो फैसले ये भी बताया जाना कई जगह कि ये बेतुके फैसले हैं जी, नहीं लेने चाहिए थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने फैसले लिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, अभी हफ्ता भर भी नहीं हुआ, उन्होंने बोला था कि मैं चाहता हूँ कि टिम कुक जो है वो हिंदुस्तान में अपनी क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग ना करें। उस वक्त उन्होंने टैरिफ से लेकर के कोई भी बयान नहीं दिया था, लेकिन कल जो उन्होंने एक बयान दिया है उसमें बाकायदा उन्होंने टैरिफ का जिक्र किया है कि अगर आप बनाएंगे वहाँ पे तो आपको 25 से 30% टैरिफ देना पड़ेगा। जी, जी। और ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन जिस तरह से आपने अभी बोला कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो वर्ल्ड लीडर हैं, उनके दोस्त अगर इस तरह की बातें करते हैं, इस पे अगर अपोजिशन भी सवाल उठाता तो आपको जवाब देना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में इस वक्त ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर अपोजिशन लीडर ने कुछ भी ट्रम्प से रिलेटेड मोदी जी से पूछ लिया तो फिर उसको पाकिस्तान से सीधा रिलेशन कर दिया जाता है। जिस तरह से अभी कांग्रेस को लेकर के करा जा रहा है, कांग्रेस के लीडर जो हैं, चाहे वो राहुल गांधी और लीडर्स हों, उनका ये कहना है कि ट्रम्प कौन होते हैं हमारी वार रुकवाने वाले, या फिर वो इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं। तो इसमें यह कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि वो जो है पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप एक इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह की कोई बात कर रहा है आपसे और आप उसका जवाब दीजिए। आपने अभी तक नहीं देखा होगा बीजेपी किसी लीडर ने उन चीज़ों का जवाब दिया है जो अपोजिशन पूछ रहा है, या जो सीज फायर हो उससे मतलब उस हिसाब से सवाल किए गए उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अभी फ़िलहाल जो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के, उसमें आपने बताया कि 2024 में जो मैन्युफैक्चर हुआ उससे $22 अरब का यहाँ से टर्नओवर हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या मसला है कि अब यहाँ से इतना ज़्यादा हो रहा है, उसके बाद अगर ये 25 से 30% टैरिफ लेंगे तो उनको घाटा होगा। अभी आपने बताया कि हैदराबाद में भी खुलने वाला है, इनऑर्बिट मॉल में आई थिंक ये खुलने वाला है, इस पे भी तैयारियां चल रही हैं। तो हिंदुस्तान में मार्केट बहुत अच्छी है, हिंदुस्तान में मार्केट अच्छी है, और आपको जो हिंदुस्तान में जो लेबर्स हैं वो इजीली मिल जाते हैं। अमेरिका में अगर आप यही लेबर लेंगे तो आपको काफ़ी परेशानियां होंगी, उनके बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस होते हैं। हिंदुस्तान में चूँकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में अभी इस वक्त रोज़गार की बहुत कमी, बेरोज़गारी चरम पे, तो किसी को कहीं भी जॉब मिलती है वो चला जाता है, वो टर्म एंड कंडीशंस वगैरह बाद में देखी जाती हैं, पहले सिर्फ सब साइन करते हैं, उसके बाद वो चीज़ें जब आती हैं तब पता चलता है कि अच्छा हमने साइन किया था। तो इस वक्त हिंदुस्तान की मार्केट इसी वजह से ज़्यादा हाइप है क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोज़गारी है। आप देखिए कि कितनी बाहर से कंपनियां आके यहाँ पे अपने काम कर रही हैं। हम हैदराबाद को हाईटेक सिटी देख लें, यहाँ पे हर बाहर की कंपनी यहाँ पे मौजूद है, उसमें काम करने वाले सारे इंडियंस हैं, चाहे वो हम देख लें साउथ या नॉर्थ कहीं के भी हैं, हर जगह के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जिस हिसाब से इस वक्त हिंदुस्तान की मार्केट है, एक क्या बोलते हैं एम्प्लॉयज़ को लेकर के जो यहाँ के लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ी है। लेकिन उसके बावजूद अगर हिंदुस्तान में इस तरह की पाबंदी लगाई जाएगी एप्पल को लेकर के, या अभी एप्पल को लेकर लगाई गई, आगे किसी और कंपनी को लेकर लगाई जाए, तो शायद ये हिंदुस्तान की जो आवाम है या जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, जैसा कि अशर यासिर ने कहा है कि हाईटेक सिटी हो या फिर वो आउटर रिंग रोड के अगर आप उस तरफ जाएं तो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं आप हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट या कि यूरोपियन कंट्री के किसी शहर में है। तो कहने का मतलब ये है कि हैदराबाद जो आप देखेंगे कि सिलिकॉन वैली, जिसमें हिंदुस्तानियों का बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा किरदार है, अमेरिका की सिलिकॉन वैली में, जिसे वादी सिलिकॉन भी कहा जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान में वादी सिलिकॉन होने का एजाज़ बेंगलुरु शहर ने हासिल किया था। उसके बाद वहाँ पर बीजेपी की हुकूमत आई और आपने देखा कि किस तरह की कत्ल व गारतगिरी वहाँ पर हुई, और कैसे वहाँ पर आपने देखा कि जो बरसाती निज़ाम, यानी बरसात के मौके पर जो पानी ड्रेन होने का निज़ाम होता है वो किस कदर नाक़िस था। उसके बाद आप देखेंगे कि नफ़रत, जहर आलूदगी, यानी फ़िरक़ा परस्ती ने बेंगलुरु को, कर्नाटक को बहुत ज़्यादा बदनाम किया। हालांकि आप देखेंगे कि कर्नाटक ने हज़रत टिपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की वजह से एक सारी दुनिया में अपनी एक पहचान बनाई थी। आज भी जो दुनिया की फोर्सेस है या डिफेंस फोर्सेस है वो ये अच्छी तरह जानती हैं, डिफेंस रिसर्च सेंटर्स है वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि हज़रत टिपू सुल्तान शहीद ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि कर्नाटक बल्कि हिंदुस्तान को आलमी नक्शे में अपने रॉकेटों की वजह से लाया था और अपनी पॉलिसियों की वजह से लाया था। लेकिन ये फ़िरक़ा परस्त दरिंदे जो हैं, फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं, वो हज़रत टिपू सुल्तान शहीद को भी नहीं बख्शती क्योंकि वो मुसलमान थे, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। तो बहरहाल जहाँ पर अमन होता है, जहाँ पर
सुकून होता है, जहाँ पर मोहब्बत होती है और जहाँ पर लाइन ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर होती है, वहाँ पर लोग सरमाया मशगूल करने के लिए राज़ी होते हैं, सरमायाकार भी आते हैं, यानी फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आता है, और जो हमारा दाखिली सरमाया है वो भी लोग लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हैदराबाद फ़रखंद बुनियाद को इस बात का एहसास हासिल है कि यहाँ पर इंसानियत को अहमियत दी जाती है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं किया जाता, मंदिर मस्जिद नहीं किया जाता, और सबसे बढ़कर ये है कि जो नफ़रत पैदा करने वाले हैं उनसे नफ़रत की जाती है, बल्कि उनसे मोहब्बत से उन्हें समझाया जाता है कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि ये आप अगर ऐसा करते हैं तो वो आप तरक्की को रोकते हैं। तो बहरहाल हिंदुस्तान का जहाँ तक सवाल है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, ट्रंप भी अच्छी तरह जानते हैं, मिडिल ईस्ट के जो हुक्मरान हैं वो उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि ट्रंप बार बार हिंदुस्तान को निशाना बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्हें हिंदुस्तान से कितनी पुरखाश है, और अब इसका फ़ायदा पाकिस्तान उठा रहा है और पाकिस्तान को बिना किसी मेहनत के वो फ़ायदा मिलता जा रहा है। हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी देखें आप कितना दम भरते रहे यानी ट्रंप की दोस्ती का, लेकिन अब उनका एक ही दोस्त बाकी रह गया है। ट्रंप तो दोस्ती के दायरे से निकल चुके हैं, उनका एक दोस्त बाकी रह गया है, वो है इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू, और आज वो एक कातिल के तौर पर जाना जाता है, आज वो एक जंगी मुजरिम के तौर पर जाना जाता है, और आज वो एक दहशतगर्द के तौर पर जाना जाता है आलम इस्लाम में, क्योंकि उसने फ़लस्तीनियों का जो कत्लेआम किया है जिसका सिलसिला अब भी जारी है। और आपको बता दूं कि फ़लस्तीन में जो ताज़ा वाक़यात पेश आए हैं उनमें कम अज़ कम 66 फ़लस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया है और 185 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। अब तक अगर देखें 2 साल के दौरान तो 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 1,20,000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। और आपको बता दें कि जो शहीद हैं या शोहदा हैं उनमें की जो तादाद है तकरीबन मैं समझता हूँ कि 60 या 70% ख़वातीन और फ़लस्तीनी बच्चों पर मुश्तमिल है। हालिया अरसे के दौरान एक रिपोर्ट आई जिसमें वाज़ेह तौर पर कहा कि ये जो इसराइली दरिंदे हैं वो फ़लस्तीनी बच्चों को शौकिया तौर पर कत्ल कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शैतान होता है, जो दरिंदा होता है, और जो मुस्लिम दुश्मनी का मुजाहरा इसराइल कर रहा है, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये रिपोर्ट किसी मुसलमान ने नहीं पेश की, बल्कि आप देखेंगे इंटरनेशनल इदारे ने पेश किए, जिसमें कहा गया है कि फ़लस्तीनी बच्चों को शौकिया तौर पर ये इसराइली दरिंदे कत्ल कर रहे हैं। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि इंसानों को कत्ल करने वाले क्या इंसान हो सकते हैं, और फ़लस्तीन की जो फ़लस्तीन पर जो इसराइली दहशतगर्दी है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। और डोनाल्ड ट्रंप बार बार, डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर बाइडन इंतज़ामिया हो या ओबामा इंतज़ामिया हो या कोई भी अमेरिकी सदर हो, उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसराइल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। तो आप क्या दहशतगर्दी का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और दूसरों से कहेंगे कि दहशतगर्दी ना करो? देखिए सर, इसमें अभी तक आपने जो नाम गिनाया, चाहे वो ओबामा हो, बाइडन हो या ट्रंप हो, इससे पहले भी ट्रंप आए थे तब भी था लेकिन इस वक्त जो गाज़ा के हालात हैं, अभी सर आपने बताया कि अभी जो रिपोर्ट है उसमें 90 लोगों की मौत हुई है पिछले 24 घंटों में, और कई लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हुए हैं। और बच्चों को जिस तरह से शौकिया तौर पे आपने अभी बताया कि उनका कत्ल किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनका भी है। जी जी। क्योंकि जब आप सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम इनकी हिफाजत करेंगे, मतलब जी जी क्या इसराइल की, ठीक है, लेकिन फिर भी अभी हमने देखा कि अरब कंट्रीज़ में ट्रंप गए, वहाँ पे किस तरह से उनका स्वागत किया गया, वेलकम किया गया, बाल हिला करके डांस करके वेलकम किया गया। तो ये चीज़ें आपको मतलब सामने अगर ये चीज़ पढ़नी तो उसका मतलब यही है कि इस वक्त किसी को किसी की फ़िक्र नहीं है, सबको अपने हिसाब से जीना है, और जहाँ से उनका फ़ायदा हो रहा होगा वहाँ के लोगों को वो सपोर्ट करेंगे, चाहे वो क्या बोलते हैं इजराइल हो, फ़लस्तीन हो, कोई भी हो, लेकिन अगर वहाँ से उनका फ़ायदा हो रहा होगा तो ज़रूर वो उसको सपोर्ट करेंगे। ये इस वक्त चल रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको कौन कितना फ़ंड दे सकता है, आपको कौन कितना मतलब अपनी जो क्या बोलते पॉलिसीज़ हैं उनमें ढील दे सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में जो ट्रंप का दौरा था उसने बहुत सारी ऐसी चीज़ों से पर्दा हटा दिया जो पहले पड़ा हुआ था। पहले लग रहा था शायद कि अभी जो है जो अरब कंट्रीज़ हैं उनमें शायद थोड़ी सी वो बची है जो वो क्या बोलते गाज़ा के लिए थोड़ा सपोर्ट करें, लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आई हैं ट्रंप के दौरे के बाद उससे तो यही लग रहा है कि सबको सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, उससे कोई मतलब नहीं।
बिल्कुल आपने सही कहा बहर नाज़रीन। आपको बता दें कि जहाँ तक हैदराबाद फरखंद बुनियाद का सवाल है, यहाँ की जो तारीख़ी इमारतें हैं अपनी मिसाल आप हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि चार मीनार हैदराबाद की शान है, हैदराबाद की आन, हैदराबाद का वक़ार है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आलमी सतह पर चार मीनार को जो हेरिटेज इमारतें हैं या मोनूमेंट्स हैं हमारी तारीख़ी इमारतें, उनमें एक ख़ास मुकाम हासिल है। और ये भी देखेंगे कि हैदराबादी तहज़ीब की नुमाइंदगी का कोई अगर पोस्टर शाये होता है तो उस पर चार मीनार ज़रूर उसकी तस्वीर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि चार मीनार अपनी खामोश, बड़ी खामोशी से ठहरा हुआ है। और आप देखेंगे कि वो हैदराबाद की दास्तानें भी खामोशी से सुनाता जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि चार मीनार के करीब यानी गुलजार हौज़ के पास जो वाक़या पेश आया था आतिशज़दगी का, और उसमें 17 लोग अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए थे, एक ही ख़ानदान के। तो ये बहुत बड़ा सानहा था। लेकिन अब GHMC यानी मजलिस बल्दिया, अज़ीम तर मजलिस बल्दिया हैदराबाद ने ये फ़ैसला किया है कि हैदराबाद में जो पुरानी इमारतें हैं, पुराने यानी मकानात है, रिहाइशगाह हैं, उसका जायज़ा लिया जाएगा। और क्योंकि ये लोग फायर सेफ्टी पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। अब अंदाज़ा कीजिए कि अगर गुलजार हौज़ जैसा इलाका है, अगर वहाँ जो 4 कमानें आप देखते हैं, कमान सहर बातिल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि कमान सहर बातिल को हेरिटेज वो एक कमान है, कुतुब शाही दौर की तामीर करदा है। और उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर यानी इमारत तामीर कर ली गई है। जबकि GHMC को चाहिए, और जो हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, ये सोचने वाली बात है। और वहाँ के जो MLA हैं, वहाँ के जो कारपोरेटर हैं, उन्हें देखना चाहिए कि क्या कमान सहर बातिल का जो हाल हो गया है, अतराफ उसके इमारतें यानी घर बना लिए गए हैं, तो वहाँ ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि वहाँ से आपको घर बनाने की कोई इजाज़त ही नहीं है। जो भी तरकारी यानी तारीख़ी इमारत होती है, 100 मीटर्स तक कोई इमारत नहीं कर सकते। अब चार मीनार में आप देखिए कि क्या हाल हो रहा है। चार मीनार के दामन में जो हाल हो रहा है, किस तरह एक मजहबी ढांचे को आगे बढ़ाया जा रहा है, मुसलसल बढ़ाया जा रहा है। ना पुलिस के नज़रों में आ रहा है, ना बल्दिया के नज़रों में आ रहा है, ना कोई पॉलिटिशियन उस तरफ देखने को तैयार है। देखिए सर, अभी सबसे पहले तो हाइड्रा आप देखिए किस तरह की कार्रवाई कर रहा है हर जगह। तो यहाँ पे क्यों नज़र नहीं आ रही चीज़ें? और जिस तरह आपने बोला कि यहाँ के जो MLAs हैं या वहाँ के जो MP हैं या कॉरपोरेटर्स हैं, उनको भी ये देखना चाहिए। और जिस तरह से चार मीनार के अंदर एक ढांचे को इस तरह से बढ़ाया जा रहा है आगे, कल को वो फिर वहाँ पे वही चीज़ें हो सकती हैं जो इससे पहले भी हमने देखी। नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो चार मीनार से बड़ा हो जाएगा। बिल्कुल। वो अभी जब हमने देखा कि राम मंदिर का उधर इनॉग्रेशन हुआ, तो यहाँ पे भी राम मंदिर का पूरा वो तैयार किया गया था, उसमें पूजा हुई थी। तो इसके लिए अगर अभी से कोई इस पे आवाज़ नहीं उठाएगा या अभी से इस पे कोई बात नहीं होगी, तो आगे चल के आप चार मीनार भी खो सकते हैं। ऐसी उम्मीदें हैं, क्योंकि आपने मतलब देखा जाए तो आपने बहुत अच्छी तरह से कब्जा कर लिया ना उसमें। जी जी जी। एक तरफ से हम देखें, इससे पहले जो गवर्नमेंट थी उसने भी उसको पूरा सपोर्ट किया। हालांकि यहाँ के जो MP हैं उनको इस बात को उठाना चाहिए कि आपका इतना एरिया है, आप इतने में ही रह सकते हैं, इससे ज़्यादा आप क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर भी कोई आवाज़ नहीं उठाता। और जिस तरह से चार मीनार इतना हर जगह फेमस है, वहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए, मार्केट है, लेकिन उसके आजू बाजू में क्या चीज़ें फैली हुई हैं सब हर जगह। वो ऐसा ना हो कुछ दिनों के बाद ऐसी क्या बोलते हैं बड़ी बड़ी इमारतें बन जाए तो वही छुप जाए कहीं, और बन जाएगी। वैसे मैं समझता हूँ कि चार मीनार छुप जाएगा और चार मीनार से वो ढांचा जो है वो बड़ा हो जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ पर जो हुकाम है अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जहाँ पर सियासतदान अपनी मुट्ठी गर्म कर लेते हैं, तो फिर वहाँ पर इस तरह के तो हालात होते हैं। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि तारीख़ी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। और ख़ास तौर पर चार मीनार जैसी तारीख़ी इमारत जो लाजवाल तारीख़ी इमारत है, उसकी हिफाजत तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। और वैसे भी चार मीनार जो है आपको बताता हूँ कोई तारीख़ी इमारत नहीं बल्कि एक तारीख़ी मस्जिद है, तारीख़ी मदरसा है। और आप अंदर जाकर देखिए, जो हमारे महकमे यानी टूरिज़म जो डिपार्टमेंट है हमारा, उसका ब्रोशर देखिए, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि खुली कुतुब शाह यानी कुतुब शाही दौर में चार मीनार मस्जिद की तामीर अमल में आई गई थी। और ये मस्जिद आप देखेंगे कि ऊपर जो मस्जिद है दूसरी मंजिल पर, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और हौज़ वहाँ पर बनाया गया है और बहुत खूबसूरत मस्जिद है चार मीनार की जो मस्जिद है, और वो मदरसा भी है। असल क्या था, प्लेग फैल गया था, जिसके बाद ये मन्नत मांगी गई थी कि प्लेग ख़त्म होने पर एक नया शहर बसाया जाएगा और एक मस्जिद तामीर की जाएगी, एक मदरसा तामीर किया जाएगा। तो फिर क़ल्ब शहर में मीर मोमिन देखेंगे, हज़रत मीर मोमिन ने वो यानी आर्किटेक्ट थे और दीवान भी थे, तो उनकी निगरानी में ये चार मीनार की तामीर अमल में आई थी, यानी मस्जिद की और मदरसे की तामीर अमल में आई थी। तो कहने का मतलब ये है कि तारीख़ी इमारतों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी होती है। और ख़ासतौर पर आप देखेंगे
देखेंगे कि अगर मस्जिद में आप नमाज ना पढ़े तो मस्जिद का मकसद ही क्या है, ये भी एक फिक्र देने वाली बात मैंने आपको बताई है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दें कि किशन रेड्डी बीजेपी के जो लीडर हैं उनसे है, और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि किशन रेड्डी मरकज़ी वज़ीर भी हैं। उन्होंने वो कहते हैं कि आजकल जो कविता के मकतूब के चर्चे हैं वो ऐसा लगता है कि सियासी ड्रामा है, और दूसरी तरफ कविता ने कहा कि केसीआर देवता है लेकिन उनके अतराफ चंद शैतान जमा हो चुके हैं। तो बहरहाल ऐसा लग रहा है कि केसीआर ख़ानदान में भी कुछ ठीक ठाक नहीं है। आखिर इसकी वजह क्या है? क्या हरीश राव है या फिर केसीआर और के बेटा बेटी में यानी केटीआर में और कविता में इख्तियार की जंग चल रही है? ये एक अहम सवाल है। जी बिल्कुल सर, जिस तरह हमने देखा कि जब से ये लेटर लीक हुआ है उसके बाद से तेलंगाना की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। हर जगह उसी की चर्चाएं हो रही हैं और जो उसके मुखालिफ पार्टियां हैं वो उस पर इल्ज़ाम भी लगा रही हैं। इसी तरह बीजेपी ने कहा है कि एक ड्रामा है, लेकिन जिस तरह से कविता का वो लेटर लीक हुआ है उसमें जो बातें कही गई हैं केसीआर को लेकर के कि आपके इर्द गिर्द जो है राक्षसों का एक घेरा है जिससे आप घिरे हुए हैं। अब देखा जाए तो इस वक्त कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर हैं, तो और फिर हरीश राव हैं। बीच में ये भी खबर आई थी कि हरीश राव और केटीआर में कुछ अनबन थी, वो भी सॉल्व की गई है। तो जिस तरह से चुनाव हारे यहाँ पे तेलंगाना में, उसके बाद काफ़ी चीज़ें बदली, क्योंकि हम देख रहे थे कि जब हारे उसके बाद केसीआर साहब गिर गए, उनकी हड्डी टूट गई, वो काफ़ी टाइम तक नज़र नहीं आए। उस वक्त संभाला किसने? केटीआर साहब। केटीआर गए, पूरे में उन्होंने जो भी अपना जितना भी काम था या अब गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठानी तो वो केटीआर ही उठा रहे थे। और फिर हरीश राव भी। अभी जो एक जलसा हुआ इनका जुबली जो वो था उसमें हमने देखा काफ़ी भीड़ वारंगल में। लेकिन उसके बाद अगर ये लेटर बाहर आता है तो इससे यही एक चीज़ समझ में आती है कि पार्टी के अंदर गुटबाजी तेज़ हो गई है, और कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि कविता की जो अपनी एक वो है वो खोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से केटीआर और हरीश राव पार्टी पे हावी हो गए हैं और वो ही पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। केसीआर साहब भी नज़र नहीं आते हैं ज़्यादा, तो ऐसा लग रहा है कि उनको अपना वो वर्चस्व खोता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं मतलब मुझे क्यों नहीं आगे किया जा रहा है हर चीज़ में। क्योंकि अभी हमने देखा जब वो जेल गई थी उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, लेकिन अब जिस तरह से बीजेपी का ये कहना है कि सारा ड्रामा है, क्या अभी ये भी एक सवाल उठ रहा है क्या तेलंगाना में कुछ खेल हो सकता है आगे? क्योंकि जिस तरह से गवर्नमेंट काम कर रही है, एक वाहिद पार्टी बीआरएस है जो इस पर सही से आवाज़ उठा रही है, और अगर कुछ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठानी भी सही, क्योंकि अगर आप अपोजिशन में होते तो आपका फ़र्ज़ होता है आवाज़ उठाना। जी। लेकिन वही प्रॉब्लम ये है कि अगर आप यहाँ अगर कहीं पे बीजेपी सत्ता में हो उस पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आप पे ईडी का केस हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ें अभी नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब इसका ये है कि अब फिर उनको एक जवाब देना पड़ा कि मतलब वो हमारे लिए एक भगवान की तरह हैं और भगवान है। ये सारी चीज़ें चली, इससे यही समझ में आता है कि आगे चल के शायद बीआरएस जो है उसमें एक बड़ा वो होने वाला है युद्ध अंदर पार्टी में ही, और शायद पार्टी के दो टुकड़े भी हो सकते हैं। एक टुकड़ा जो है वो केटीआर और क्या बोलते हैं हरीश राव के साथ जा सकता है, दूसरा गुट जो है वो कविता के साथ जा सकता है, क्योंकि कविता की भी अपनी एक अलग इमेज है, वो भी पार्टी के साथ ही रही हैं। केसीआर साहब जहाँ भी रैली में जाते थे वो जाती थी, हालांकि वो जब चुनाव हार गई उनको एमएलसी बनाया गया, लेकिन फिर भी अभी वो अपने उनका भी एक वर्चस्व है पार्टी में। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक कविता का सवाल है, कविता के इस बयान के बाद किशन रेड्डी का बयान आया और कहा कि उनके ये मकतूब का जो ड्रामा है उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जानी चाहिए। किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि रियासत तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत बनाएगी और बीजेपी ही फिल वक्त कांग्रेस और बीआरएस का मुतबादिल है, वाहिद जमात है जो इन दोनों पार्टियों की मुतबादिल है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि बीजेपी के अज़ाइम क्या है। लेकिन अफसोस की बात यह है जहाँ पर गुरूर और तकब्बुर आ जाता है वहाँ तबाही व बर्बादी भी आ जाती है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे मोदी हो, चाहे मुस्लिम क़यादत हो या मुस्लिम लीडर्स हो। अगर इनमें तकब्बुर आ जाएगा तो तबाही बर्बादी इनका मुक़द्दर बन जाएगी। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है कि अब देखने वाली बात ये है कि किशन रेड्डी ने यह दावा किया है कि बीजेपी ही मुतबादिल है। तो इसका मतलब आप ये लगा सकते हैं, ये ले सकते हैं कि बीजेपी किस तरह की तैयारियाँ कर रही है।
खबरदार रहना चाहिए, क्योंकि फ़िरक़ापरस्त ताकतें जहाँ पर भी आती है वहाँ पर तबाही व बर्बादी लाती हैं। नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम आपको लिए चलते हैं। ईद उल अज़हा जैसे ही आते हैं तो जो गौ रक्षक के नाम पर जिस तरह के गुंडा अनासिर बाहर निकल आते हैं और उसे आप देखेंगे कि कैसे वो यानी नक्श अमन का बायस बनते हैं, अमन को नुकसान पहुँचाने का बायस बनते हैं। ऐसा ही हैदराबाद की पुलिस ने वाज़ेह तौर पर बार बार यानी अपने इजलास मुनक़िद किए, कभी गौ रक्षकों की तंजीमों के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ, लेकिन हैदराबाद पुलिस को या फिर सहबराबाद पुलिस को, रचाकंडा पुलिस को ये चाहिए कि जो बाहर से जानवर यानी मज़ाफ़ात से जो जानवर हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा है, वो अगर मेडिकल आपके पास सर्टिफिकेट होता है तो वो बग़ैर किसी परेशानी के मुंतकिल कर सकते हैं और उस पर उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन गौ रक्षक क्या करते हैं, जानबूझकर गाड़ियों को रोकते हैं। तो पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो गौ रक्षकों को रोके और जो जानवर हैदराबाद आ रहा है, और उस जानवर से फ़ायदा किसका हो रहा है, कैसा गरीब किसान का हो रहा है। गरीब किसान से आप कोई जानवर ख़रीदता नहीं है, जबकि आप देखेंगे गरीब किसान अगर जानवर बेच रहा है तो उसकी आपको परेशानी हो जाती है, उस पर तशवीश करते हैं। जबकि हिंदुस्तान अगर बीफ के लिहाज से देखा जाए ये तो आप अंदाज़ा कीजिए कि लाखों टन बीफ हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक को भेजा जाता है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती। देखिए, अभी हमने कल भी यही बात बोली थी ना कि हिंदुस्तान में जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनको परेशान किया जा रहा है। अभी जिस तरह हम देख रहे हैं कि जैसे ही ईद उल अजहा का वक्त आता है उस दौरान आप देखिए कि किस तरह से गौरक्षक जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक समाज और है जो बकरों को ख़रीद लेता है कि इनकी कुर्बानी ना हो, लेकिन उन्हीं बकरों की जब बलि दी जाती तो वो समाज कहीं नज़र नहीं आता है, गायब हो जाता है। आपको ये बताता हूँ कि हिंदुस्तान का जो यानी माशी हालत है उसमें ईद उल अजहा का अहम किरदार होता है। हर साल कई बिलियन डॉलर्स के बकरे फ़रोख्त होते हैं, कि जानवर फ़रोख्त होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे वक्त भी हो रहा है खबर ख्याल का। लेकिन एक बहुत अहम खबर है, आपको बता दें कि हज परमिट के बगैर लोग हज करते हैं तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। लेकिन जो सऊदी हुकूमत है उसने इस तरह के लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे जिद्दा है, वहाँ की सरहदों पर ताकि लोग गैर कानूनी तौर पर हज करने के लिए ना दाखिल हों, उसके लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर आ रही है, बिहार से बताया गया है कि वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग के नतीजे में कम अज़ कम 3 अफराद अपनी ज़िंदगियों से महरूम हो गए। इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल अख्ताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी अशर यासिर को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।